हे व्यूअर्स, आज की चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जो है रैनिन, जिसे पहले ही जैंग की तरफ से एक टेक्स्ट मिल चुके थे जहाँ पे लिखा हुआ था, मैं आज बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हूँ, सो क्लब में रूम नंबर 1104 में आ जाओ और मुझे पिक करके घर में लेके जाओ। ये टेक्स्ट मिलने के साथ साथ ही रैनिन जो है वो क्लब में आ जाती है। क्लब में आने के बाद वो उस रूम पर जाने वाली थी कि उस रूम के अंदर जैंग और उसके दोस्तों की बात सुन के थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है, जहाँ पे उसके दोस्त लोग जैंग से पूछ रहे थे उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में। दूसरी तरफ जैंग अपने दोस्तों को अपनी सीक्रेट लव, अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में तारीफ किए जा रहा था। दरवाजे की बाहर से ये सारी बातें सुन के रैनिन बहुत ही ज़्यादा मन खुश होती है कि जैंग अभी भी उतना ही उससे प्यार करता है। लेकिन थोड़ी देर में जब जैंग का दोस्त जैंग से उस लड़की के नाम पूछने लग जाता है, तब जैंग रैनिन की नहीं बदल में एक और लड़की के नाम लेता है जिसका नाम यहाँ पे जेसी होता है। ये नाम सुनने के साथ साथ ही यहाँ पे उसके सारे दोस्त पूछने लग जाते हैं कि तुम तो शुरुआत से ही रैनिन के साथ ही हमेशा रहते हो, तो हम लोगों को लगा है कि तुम्हारी और रैनिन के बीच कुछ चल रहा है। पर तुरंत ही जैंग सबकी गलतफहमी दूर कर देता है और वो कहने लगता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। असल में रैनिन और जेसी एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं और साथ ही साथ वो दोनों बेस्ट फ्रेंड भी है। और रही बात मेरी प्यार की, जेसी वो अभी अब्रॉड में है और यहाँ पे रैनिन तो बस एक जरिया है, उससे जेसी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालती हूँ मैं। तुम लोग देख लेना, जैसे जब भी वो वापस आ जाएगी तब मैं उसे अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही दूंगा और बहुत ही जल्द हम लोग रिलेशनशिप में भी आ ही जाएंगे। दरवाजे के बाहर से ही ये सारी बात रैनिन सुन रही थी, जिस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो जैंग को पिक तो नहीं करती पर रोती वही वहाँ से जाने लगती है। और इतने में उसे पीछे से जैंग की आवाज़ आती है कि तुम कब यहाँ पे पहुँचे। रैनिन कहती है कि तुमने तो मुझे बुलाया था ना तुम्हें पिक करने के लिए। और इसके बाद वो अपने आंसू पूछ के जब भी पीछे मुड़ के जैंग को देखता है तो वो ख्याल करता है कि असल में जैंग रैनिन से बात नहीं कर रहा था बल्कि दूसरी तरफ आई हुई जेसी से बात कर रहा था, जहाँ पे जैंग जेसी से बात कर रहा था कि तुम कब आए यहाँ पे और तुम वापस ही कब आए। ये सारी चीज़ें देख के रैनिन मन ही मन समझ जाती है कि असल में जैंग के पास मायने रखती कौन है। उन दोनों के अंदर क्लोजनेस देख के भी वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि जैंग के पास रैनिन का कोई भी मायने नहीं है, उसके पास किसी की वैल्यू रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जैसी है। बाद में रैनिन ये भी सोचने लगती है कि अगर वो मुझसे प्यार ही नहीं करता था तो अभी तक वो मेरे साथ रहा ही क्यों। बाद में उसे फिर से याद आती है जो जैंग अपने दोस्तों से कहा था कि बस रैनिन एक जरिया है जैसे से बात करने का। इसके साथ साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रैनिन अपने कमरे में होती है और तुरंत ही उसे एक टेक्स्ट आती है जो होती है जैसे कि उसके अब्रॉड जाने के पहले, जिसमें लिखा हुआ था तुम और मैं हमेशा दोस्त रहेंगे, भले ही मैं आज अब्रॉड जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और ये टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही तुरंत ही उसके पास एक कॉल आ जाता है जो होता है जैंग का, जहाँ पे जैंग कह रहा होता है कि तुम तो मेरे क्लास में पढ़ती हो ना, और साथ ही साथ मैंने सुना कि तुम काफ़ी समय से मुझे पसंद करती हो, तो फिर अब से हम साथ ही रहेंगे। जो सुन के रैनिन का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे रैनिन को सारी बातें क्लियर हो जाती है कि असल में इतने टाइम तक जैंग उसके साथ क्यों था। दूसरी तरफ हम फिर से जैंग और जेसी को देखते जो एक दूसरे के साथ बात कर रहा था, जहाँ पे जैंग उसे कह रहा था कि तुम यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए, मैंने तो एक्सपेक्टेड नहीं किया था, ये तो बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंट है। इसके बाद जैसे फिर से कहने लगती है कि ये सब बातें छोड़ो, पर मैंने अभी अभी तुम्हें अंदर जो बातें करते हुए सुनी तुम्हारे दोस्तों के साथ, क्या वो सच है? क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? जहाँ पे जैंग कहता है अगर ये बात सच है तो क्या करोगे तुम? तो यहाँ पे जैसे जवाब देती है मैं क्या ही करूँगी, ये मेरी फ़र्स्ट टाइम है। और इसके साथ साथ वो दोनों हद से ज़्यादा क्लोज आ गए थे और वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे कि रैनिन तुरंत ही उन्हें रोक लेती है। रैनिन को ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा दुख हो रही थी।
रैनन को पीछे देखकर जैसे तुरंत उसके पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पे कब से खड़ी थी? तुम यहाँ पे आई हो, मुझे एक बार बताया भी नहीं। पर फिर भी रैनन उसे कुछ भी नहीं बताती और उससे थोड़ा सा दूर होने लगती है रैनन। इसके बाद जैंग भी उनके पास आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका है और रास्ता भी सेफ़ नहीं है, सो रैनन तुम्हें घर छोड़ देगी। जहाँ पे जैसी कहने लगती है कि शायद रैनन ये नहीं कर पाएगी क्योंकि जो मेरा घर है वो बहुत ही डिस्टेंस में है और साथ ही साथ रास्ता भी काफ़ी नैरो है, जिस कारण से मुझे नहीं लगता कि वो ड्राइव कर भी पाएगी। तो ये सब सुन के जैंग फिर से कहने लगता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। इसके बाद हम देखते हैं वो सब जैसे को घर छोड़ने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे अकेली सीट पे ड्राइविंग कर रही थी रैनन और पीछे बैठे हुए थे जैंग और साथ में जैसी। रैनन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हताश थी, साथ में बहुत नाराज़ भी थी खुद के ऊपर। वो कहने लगती है कि तुम दोनों ने तो सच में मुझे ड्राइवर बना दिया। जहाँ पे जैसी कहने लगती है कि मुझे माफ़ करना रैनन, असल में मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ, जिस कारण से मैं सामने चाह भी नहीं बैठ सकती। पर अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पास आके बैठ सकती हूँ। पर यहाँ पे जैंग तुरंत ही रोक लेती है और रैनन के ऊपर ही कहने लगता है, रैनन तुम्हें समझ में नहीं आता, हम दोनों यहाँ पे ड्रंक हैं, हम दोनों में से कोई भी सामने आगे नहीं बैठ सकता है, तो बेटर यही होगा कि तुम अकेले ही ड्राइव करो। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे बैठे हुए जैंग और जैसी कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गए थे, जैसे कि वो दोनों एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और ऐसे चिपक के एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। साथ में जैंग भी ऐसा एक्ट करे जा रहा था जैसे कि रैनन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो बल्कि जैसी हो। ड्राइविंग सीट में बैठ के रैनन ये सारी चीज़ पीछे का नोटिस कर रही थी कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। और इसके बाद अचानक से रैनन एक बहुत ही गंदा वाला ब्रेक मारता है और वो सब पहुंच गए होते हैं जैसी के घर। कार रुकने के साथ साथ ही जैंग कार से निकल आता है जैसी को ड्रॉप करने के लिए। जैसी कार से तो निकली है, ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि वो गिरे जा रहा है और रूम तक भी अकेली नहीं जा सकती। और एज वेजल जैंग बार बार उसे पकड़ ही लेता है। जैसी कहीं ना कहीं ये सब जानबूझ के कर रही थी क्योंकि रैनन को जलाने के लिए। इसके बाद जैंग जैसे से कहने लगती है कि अगर यहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। इसके बाद जैसी अंदर चली जाती है और उसके जाने के बाद जैंग रैनन के बगल वाले सीट में बैठ जाता है। उसे आगे बैठता देखकर रैनन मनी मन सोचने लगती है कि अभी तक तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक करने का नाटक कर रहा था कि वो सामने आके बैठ ही नहीं सकता, और अभी ये जैसे के जाने के बाद सामने आके बैठ गया। यहाँ पे जैंग तरह तरह की बातें करी जा रही थी रैनन से, पर इस सब में ध्यान ही नहीं था कहीं रैनन का। बात करने के साथ साथ जैंग रैनन की क्लोज आने लगता है और ये समझ के ही रैनन खुद को उसे दूर कर लेती है। ये सीन देख के जैंग पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जहाँ पे साफ साफ मना कर देती है रैनन और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ था, ये बस एक झूठ था, जिससे कि जैंग जैसे के पास रह पाए, उसकी इन्फॉर्मेशन ले पाए। और गुस्से में आके वो उस फोटो को उल्टा करके रख देती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो मिस्टर वू को कॉल लगाते हैं। मिस्टर वू को कॉल करने के साथ साथ वो कहने लगती है कि लास्ट टाइम आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था मैं अब उसके बारे में इंटरेस्टेड हूँ, क्या एक बार आप मुझे मौका देंगे? जहाँ पे मिस्टर वू भी खुशी खुशी हाँ कह देते हैं। इसके बाद मिस्टर वू उसे सैलरी बताने लग जाते हैं, जहाँ पे एनुअली रैनन को 20 मिलियन मिलेंगे और साथ ही साथ 20% शेयर भी रैनन के नाम हो जाएगी। इस सब के साथ साथ मिस्टर वू रैनन को वार्न भी करता है कि मिसेस रैनन, आपको पता ही है हमारा रिसर्च सेंटर कितना ज़्यादा सीक्रेटली चलता है और हमारे लैब में बाहर से कोई भी नहीं आ सकता, ना कि यहाँ की कोई भी जानकारी बाहर तक जाती है। तो फिर हमारे रूल्स के मुताबिक अगर एक बार आप यहाँ पे ज्वाइन कर गए तो आप किसी के साथ नहीं रह सकते हैं। मतलब आप जब यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड जो भी हो, आप किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रह सकते। और मिस्टर वुड से बात करते करते रैनन को बार बार
जैंग की क्लब में कही गई वो बात याद आने लगती है और साथ ही साथ उसे ये याद आने लगती है कि उसने जैसी को चुना है, ना कि उसे। इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर वू कॉल में बार बार उसे पूछ रही होती है और इसके साथ साथ रैनन उन्हें एग्री भी कर देती है। रैनन ये कहने लग जाती है मिस्टर वू से, ना ही मेरा कोई पेरेंट्स है, ना ही मेरा परिवार है और ना ही मेरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, तो मैं इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहती हूँ। इसके बाद मिस्टर वू को याद आता है कि इसका तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, तो वो कहने लग जाता है, जब तक मुझे पता है कि आप तो सिंगल नहीं है, आपका तो एक बॉयफ्रेंड है। पिछली बार जब हमारे यहाँ से ऑफ़र आपके पास गया था तो आपके बॉयफ्रेंड ने हमें मना कर दिया था, जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार उनसे पहले बात कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ रैनन को वही पुरानी बातें याद आने लगती है, जब वही रिसर्च सेंटर से पहली बार रैनन के पास वो ऑफ़र आई थी, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा ऑफ़र था, पर रैनन को इस वजह से बहुत ही दूर जाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जैंग तुरंत ही उसे मना कर दिया था। उस टाइम रैनन भी बेवकूफ़ थी, उसे लग रही थी कि जैंग उसे दूर में नहीं जाने देना चाहता है, बल्कि अभी तो रैनन को सब कुछ इसलिए पता है कि असल में वो क्यों उसे दूर नहीं करना चाहता था। तो प्रेजेंट में फिर से मिस्टर वो को रैनन कहने लगती है कि आप इसका टेंशन मत करिए, हम दोनों सेपरेट हो चुके हैं, मैं जल्दी आपको एग्रीमेंट भेजती हूँ। और ये सेपरेशन की बात सुन के वहाँ पे तुरंत जैंग आ जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि कौन सी सेपरेशन की बात कर रही हो तुम। जैंग के पूछने के साथ साथ ही यहाँ पे रैनन झूठ कह देती है कि मैं यहाँ पे बस ट्रांसलेटर की एग्ज़ाम देने वाली थी, जो सुनने के बाद जैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि अगर तुम ये एग्ज़ाम देते हो तो तुम्हें जॉब के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और ऐसे भी ये एग्ज़ाम 3 साल में बस एक ही बार होता है, और तुम अगर बाहर चली गई जॉब के लिए तो घर का काम कौन करेगा, और तुम एक साथ तो दोनों काम संभाल नहीं सकते ना। तो बेहतर यही होगा कि तुम ये सब एग्ज़ाम छोड़ो और घर के काम करो, मेरे लिए खाना बनाओ और लॉन्ड्री के काम करो और घर की साफ़ सफाई किया करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इनके कॉन्वर्सेशन के बीच ही रैनन के मोबाइल में एक और कॉल आ जाती है, जो होती है जैसे उसे कह रहा होता है कि मैं बहुत ही जल्दी में अब्रॉड से यहाँ पे आ गई, जिस कारण से मैं अपना कोई भी ऑर्नामेंट्स पैक ही नहीं कर पाई। मुझे कल एक इवेंट पे भी जाना है, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ सजेशन दे सकते हो, या फिर तुम्हारा कोई ऑर्नामेंट्स मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। पर रैनन साफ जैसी को मना कर देती है कि मेरे पास कोई भी प्लान डिज़ाइन या कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं है, और जैंग यहाँ पे उसकी सारी बातें सुन ली होती है और तुरंत ही जैंग कहने लग जाता है कि अभी बहुत ही ज़्यादा रात हो चुका है, आई थिंक तुम्हें सोने जाना चाहिए अब, और मैं भी पहले जाके सो ही जाती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रैनन अपने कमरे में होती है, जहाँ पे उसके सामने एक स्टार शेप का बॉटल रखा हुआ था और उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे स्टार्स पेपर से बने हुए थे, और उस सारे पेपर्स पे मतलब हर एक स्टार में जैंग की गलतियाँ लिखा हुआ था। रैनन ने पहले ही सोच लिया था कि रैनन जैंग की सारी गलतियाँ माफ़ कर देगी, पर जब वो बात आई किसी दूसरे वुमेन की, तब वो कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकती। और उसने पहले ये भी सोच के रखी थी कि ये स्टार से जब ये बॉटल भर्ती हो जाएगा, तब वो जैंग की ज़िंदगी से खुद में वो उसकी गलतियाँ लिखती है और स्टार बना के उस डिब्बे में डाल देती है। वो जार भरने में और कुछ ही स्टार्स बचे हुए थे, तो रैनन ने ठान ले लिया था कि जब भी ये भर जाएगा तब मैं उसकी ज़िंदगी में खुद चली जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग आ चुका था, जहाँ पे रैनन की आँख खुलती है और वो नोटिस करती है कि जैंग यहाँ से पहले ही चला गया है। इसके बाद वो अपने फ़ोन को नोटिस करती है, जहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए हुए थे। उसने अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन चेक की तो उसने देखा कि इंटरनेट और ग्रुप चैट में बहुत सारे लोग एक साथ जैसी को कमेंट और रिप्लाई करे जा रहे थे, क्योंकि जैसी ने एक पोस्ट किया हुआ था जिस पे एक नेकलेस थी जो बहुत ही सुंदर और साथ में प्रीशियस भी होती है। साथ ही साथ उस पोस्ट के टैगलाइन में भी लिखा हुआ था कि ये गिफ्ट किया गया है उसके पार्टनर की तरफ से। ये सारी चीज़ देख के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट उसे कर रहे थे और साथ ही साथ उसे चीयर भी कर रहे थे, और सारे लोग तो कमेंट में उसके पार्टनर को गेस भी करना शुरू कर देते। और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें देख के रैनन को एहसास हो जाती है कि असल में ये पार्टनर है कौन, और उसे ये भी पता है कि ये
नेकलेस उसे जैंग ने गिफ्ट किया है, क्योंकि ऑब्वियस है कल रात को उसकी की हुई सारी बातें उसने सुन लिया था। इसके बाद रैनिन जैंग की दी हुई अंगूठी अपने उंगलियों में देखती रहती है और साथ में खुद को ही कोसती रहती है कि वो कितने बेवकूफ़ है। उसे पता ही नहीं था जैंग इतना ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है। हमेशा मुझे लगता था कि ये एक साइंटिफिक बंदा है जो हमेशा लैब के बारे में सोचते रखता है, पर आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि इसकी ज़िंदगी में रोमांटिसिज्म नाम की कोई चीज़ है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं बल्कि वो पर्सन के लिए जिसे वो सच में प्यार करता है। इसके साथ साथ वो उस रिंग को निकालती है और डस्टबिन में फेंक देती है, ये कहते हुए कि जैंग मुझे डिज़र्व नहीं करता है। उसके बाद वो रोते हुए उस फ़ोन को उठाती है और कमेंट कर देती है कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मैं तुमसे आज जलन फील कर रही हूँ। ये कमेंट पोस्ट करने के साथ साथ ही जैंग रैनिन को कॉल करने लगता है और कॉल पिकअप करने के बाद वो तो सीधा चिल्लाना ही लगता है रैनिन के ऊपर। वो कहता है कि ये कमेंट अभी अभी डिलीट करने के लिए, जहाँ पे रैनिन कहती है क्यों, अभी तो मैं बस यही फील कर रही हूँ ना। जैंग कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, पर जब उस प्रोजेक्ट के लिए वो वहाँ पे चली जाएगी। यहाँ पे सीन चेंज हो जाती है और हम देखते हैं कि रैनिन अपने प्रोजेक्ट की एग्रीमेंट्स लेके जा रही होती है और कार में बैठी गई थी कि तुरंत ही वहाँ पे जैंग का कॉल आ जाता है और वो कहता है कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूरी लाने के लिए जो उसके डेस्क में रखा हुआ था। रैनिन तो कहने लगती है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी और साथ में झूठ भी कह देती है कि मैं एग्ज़ाम के लिए निकल चुकी हूँ। जैंग कहने लगता है आज तुम्हारा एग्ज़ाम है, मुझे सच में पता नहीं था, और ऐसे भी कौन सा ये ज़रूरी एग्ज़ाम है, और पर मेरा काम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा ये होगा अभी कि अभी तुम घर जाओ और 20 मिनट के अंदर वो आके यहाँ पे डिपॉज़िट कर दो, नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से छूट जाएगा। इसके बाद वो कॉल कट हो जाता है, जहाँ पे रैनिन मनी मन सोचने लगती है फिर से और बहुत ज़्यादा रोती भी है कि हमेशा जैंग यही करता है, हमेशा खुद का ही बात करता है और खुद का बात ख़त्म होने के बाद वो कॉल कट भी कर देता है। वो सामने एक बार भी नहीं देखता कि सामने वाला इंसान कैसा फील कर रहा है, ना ही वो कभी मेरा बात सुनता है, ना ही वो समझने की कोशिश करता है। वो मनी मन ठान लेती है कि ये लास्ट बार होगा जब रैनिन जैंग की हेल्प करेगी, और वो तुरंत ही ड्राइवर को यू टर्न लेने के लिए कहती है, जहाँ पे ड्राइवर उसे कहता है कि मैम आपको नहीं लगता अगर आप अभी वापस चले जाए तो आपके एग्ज़ाम के लिए लेट हो जाएगा, और ऐसे भी हम दोनों आपके डेस्टिनेशन से बहुत दूर आ चुके हैं। पर फिर भी रैनिन ड्राइवर को यू टर्न लेने के लिए कहती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जैसे बैठ के बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि वो उसकी फ़ाइल गुमा चुकी थी और उसका जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो जैंग के पास होती है। तो जैंग उसे समझाने लगता है कि तुम इतना रो मत और परेशान भी मत हो, एक और फाइल है जो रैनिन लेके बस यहाँ पे आती ही होगी। इसके थोड़ी देर में वहाँ पे वो टैक्सी आ जाती है जहाँ से रैनिन उस डॉक्यूमेंट को लेके आ ही रही होती है, और इसके साथ साथ रैनिन उन दोनों को फिर से एक बार साथ देखती है और ऐसा अंदर से उसे फील होता है कि वो समझा भी नहीं सकता। इस बार जैंग तुरंत उसके पास जाता है, उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट छीन लेता है और साथ में ऐसे कहने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं बाद में तुम्हें एक जगह डिनर में लेके जाऊंगा। इसके बाद वो टाइम पे तुम मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट ला दिया, नहीं तो मेरे बॉस आज मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते। तो जैंग उसे कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ऐसा दिन एटलीस्ट आएगा ही नहीं जब तक मैं यहाँ पे हूँ। तुरंत ही वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और वो जैसे को गार्ड करके कंपनी के अंदर लेके चले जाता है। दूसरी तरफ बारिश में भीग रही होती है रैनिन और मनी मन रोते हुए सोचने लगती है कि अभी भी उसको बस जैसे का ही फिक्र है, बल्कि रैनिन उसके साथ इतने साल से है फिर भी उसे ज़रा से भी कदर भी नहीं है। सीन यहाँ पे ही कट हो जाता है और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि रैनिन यहाँ पे अच्छे से रेडी होके अपना लगेज वगेज पैक करके इस घर से जा ही रही होती है कि जाते वक्त उस जार के नीचे एक लेटर छोड़ के जाती है और कि शायद रैनिन बाहर गई हुई है। इसके बाद वो कॉल लगाती है रैनिन को, पर उसका कॉल तो लगता ही नहीं क्योंकि वो टेम्परेरी अनअवेलेबल बता रहा था। और इसके साथ साथ उसका ध्यान जाता है उस लेटर पर जो रैनिन छोड़ के गई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि तुमसे प्यार करके मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ।
और ये लेटर देख के तो मानो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जैंग, और कहने लगता है कि अभी भी ये बच्चों जैसे रिएक्ट कर रही है, पता नहीं है जैसी जैसी मैच्योर होगी कब। तुरंत ही यहाँ पे जैंग की फ़ोन में जेसिका कॉल आ जाती है, जहाँ पे जैसी उसे बता रही होती है कि इवेंट बस शुरू ही होने वाली है, तुम अभी तक क्यों नहीं आए, कहाँ पे हो तुम। उसकी कॉल देख के तो जैंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं, मैं बस अभी वहाँ पे आने के लिए निकल ही रहा था। उसके बाद वो इस इवेंट से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैनन अपनी लोकेशन पे पहुंच गई होती है और वो कार से उतरते ही देखती है कि उसकी फ़ोन में टेक्स्ट आया होता है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करने वाली हूँ और मैं इवेंट में हूँ, सो प्लीज़ मुझे पिक करने आ जाना। ये देखने के साथ साथ वो पहले जैंग को ब्लॉक करती है। इसके बाद वो सामने से आता हुआ मिस्टर ली को देखती है। मिस्टर ली को देख के तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों ऐसे कंफर्टेबली बात कर रहे थे जैसा लग रहा था वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही पहले से जानते हैं। मिस्टर ली रैनन को देखने के बाद उसको बहुत ही अच्छे से ग्रीट किए। इसके बाद वो कहने लगी कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ काम कर पाऊँगी, और तुम देख लेना हम दोनों मिलके इंटरनेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे इस प्रोजेक्ट के बाद। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे थे कि तुरंत ही रैनन को एक कॉल आ जाती है और दूसरी तरफ देखते हैं हम जैंग को, जिसे बेचारी जैसी किसी तरह घर में लाया होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। जैंग बार बार बोले जा रहा था कि मैं इतनी भी ड्रंक नहीं हूँ, मैं खुद ब खुद चल के जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे को पता थी अगर इसने इसे छोड़ दिया तो ये तुरंत ही वहाँ पे गिर जाएगा। किस तरह जैसे उसे घर में लाके सोफे में बैठा देता है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जैंग उल्टे करना शुरू कर देती है। ये सारी चीज़ें देख के तो जैसे को बहुत ही ज़्यादा घिन आती है और वो जैंग से पूछने लग जाती है कि असल में रैनन कहाँ पे है, क्या वो तुम्हारी ध्यान नहीं रखने वाली। रैनन अभी तक घर नहीं आई है। ये सुन के जैंग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। उसके बाद उनके लेटर पर फिर से ध्यान जाते हैं, पर जैंग यहाँ पे फिर से उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। और इसी वक्त जैसी रैनन को कॉल लगाती है और यही कॉल आया होता है रैनन को। जैसी कॉल करने के साथ साथ रैनन से पूछने लग जाती है कि तुम असल में हो कहाँ पर। रैनन कहती है कि शायद तुम्हें जैंग ने अभी तक सब कुछ बता दी है। जैसे फिर से कहने लगती है कि अपना बचपना बंद करो और जल्दी से घर आ जाओ। क्या तुम्हें पता भी है दिन भर लेबोरेटरी में हम लोग कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं और तुम यहाँ पे उसका ध्यान तक नहीं रखोगे। रैनन ऐसे साफ साफ मना कर देती है और कहने लगती है कि तो इसके मतलब ये है कि तुम अभी फ़िलहाल मेरे घर में हो। जैसे कहने लगती है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था जिस कारण मुझे इसे घर छोड़ना पड़ा, पर आई विश तुम इस सारी चीज़ों से गुस्सा नहीं करोगी। जैसे कि इस बातों से रैनन कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं क्यों गुस्सा करूँगी, और ऐसे भी मैं घर नहीं वापस आने वाली, तो तुम्हें जितनी देर तक मर्ज़ी और जैसे मर्ज़ी तुम इस घर में रह सकते हो। ये सारे बातें सुनने के बाद अब जैसी चिल्लाने लग जाती है रैनन के ऊपर कि आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्से हो ही क्यों, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। जैंग तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता है बताओ, तुम्हारे लिए पैसे कमाते हैं और इसी से ही तो तुम खाते हो और कपड़े भी पहनते हो, और अब जब तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हें यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए नहीं हो। और साथ में जैंग भी कहने लगता है कि उसे कहो तुरंत घर आने के लिए, उसके पास कोई जॉब तक नहीं है, वो मेरे बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगी और वो एक पैसा भी नहीं कमा पाएगी। रैनन यहाँ पे जैंग को साफ साफ मना कर देती है, जिस कारण से गुस्सा आके जैंग जैसे के फ़ोन को ही पटक देता है और मिस्टर ली रैनन की ये सारी बात सुन रहा होता है। इसके साथ साथ सीन चेंज हो जाता है और अगले मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैंग को लग रहा था कि अब तक तो शायद रैनन वापस भी आ चुकी है। उसके बाद वो घर की मेड से पूछने लग जाता है कि रैनन कहाँ पे है, जहाँ पे मेड बोलने लगती है कि मैंने तो मैम को सुबह से देखा ही नहीं है। तो यहाँ पे इनकी बातों से जैंग को समझ आता है कि इस बार शायद कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया है और वो कुछ ज़्यादा ही मुझसे गुस्सा है और शायद उसे वापस आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। इसके बाद वो उस मेड को एक हैंगओवर सूप बनाने के लिए कह देते हैं, जहाँ पे मेड पूछने लगती है कि किस तरीके की हैंगओवर सूप, जहाँ पे जैंग जवाब देता है कि अरे आप मुझसे क्यों पूछ रहे, आप हमेशा जो करते, मतलब जब जब मैं ड्रिंक करके आता था तब यहाँ पे मॉर्निंग पे तो पहले से ही रखा हुआ होता था हैंगओवर सूप, वही वाला। जहाँ पे मेड उसे माफ़ी मांगती है और कहने लगती है कि आपको गलतफहमी हो रही है, यहाँ पे मैं वो सूप नहीं बनाती थी बल्कि मैम आपके लिए बनाती थी। साथ में वो ये भी कहती है कि आप जब जब
देर रात ड्रिंक करके आते थे तो मैम ही आपके लिए पूरी रात जग के सूप बनाया करती थी। इसके साथ साथ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि रात के 3 बजे की होती है और रैनन किचन में होती है, जहाँ पे वो मेड आती है और कहने लगती है कि मैम आप सो जाइए, मैं बना दूँगी ये सब। पर रैनन उनको बनाने नहीं देती, उल्टा कहती है कि असल में जैंग की स्टमक में ड्रंक करने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इस वजह से इस सूप में कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट भी डालना होता है, तो मैं ही ये सूप को बना लूँगी। और उसके बाद उसका मॉर्निंग हो जाता है, जहाँ पे बहुत ही प्यार से वो हैंगओवर सूप जैंग के पास लाता है रैनन। पर यहाँ पे उस सूप को पीने से वो मना कर देता है और वो कहने लग जाता है कि मैं इतना भी ड्रंक नहीं थी जिस कारण से मुझे ये सूप पीना पड़े। पर यहाँ पे रैनन उसे हमेशा समझाती रहती थी कि अगर तुम इसे नहीं पियोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और गुस्से में आके जैंग उस सूप के बोल को नीचे ही फेंक देता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पर यहाँ पे पीछे तो उस बेचारे के हाथ में भी चोट आ गई थी। इसके बाद हम फिर से एक बार प्रेजेंट टाइम में आ गए थे, जहाँ पे वो मेट अभी भी उससे बात कर रहा था और कह रही थी कि आप मेरे बातों का बुरा मत मानिएगा, पर मैम यहाँ पे आपसे भी 10 गुना अच्छा आपकी ख्याल रखती थी, पर आपने उनकी इस अच्छाई को कभी परखा ही नहीं। इतने में ही बाहर डोर बेल बजती है, जहाँ से अचानक से जैंग खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद रैनन वापस आ गया है, तो वो तुरंत ही भाग के दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। पर वो जब भी दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सामने रैनन नहीं है बल्कि जैसी है, और उसका चेहरा थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तो जैसे भी ये सारी चीज़ नोटिस करती है और उसे पूछने लगती है कि अभी तो तुम बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे, तो फिर मुझे देख के तुम्हारा चेहरा ऐसे उदास क्यों पड़ गया। वो कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद जैसे फिर से कहने लग जाती है कि ऐसे भी छोड़ो ये सब, हमें कहीं बाहर जाना चाहिए, और ऐसे भी तुम्हारा तो आज बर्थडे है ना। वो कहता है ठीक है, पर इसके बाद वो खुद ही सोचने लग जाता है कि रैनन तो मेरा बर्थडे भूल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद साथ ही साथ वो जैसे को कहने लगती है कि कल रात को मैंने गलती से तुम्हारा फ़ोन तोड़ दिया था ना, चलो मैं आज तुम्हें न्यू फ़ोन भी दिला दूँगा। यहाँ पे वो लोग इसके साथ साथ घर से निकल जाते हैं और हम देखते हैं जैसी जैंग को लेके एक रेस्टोरेंट आया होता है, उसके आंखें हाइड करके। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके तो जैंग बहुत ही ज़्यादा मनी मन खुश हो रहा होता है। उसके बाद जब उसका आँख खुलता है तो वो देखता है कि उसके सामने टेबल में बहुत सारा सी फूड रखा हुआ है, जो उसका प्यारे जैसी ने उसके लिए ऑर्डर किया था। वो ये सब देख के बहुत ही नाखुश भी हो जाता है और वो कहने लगता है शायद जैसे तुम्हें पता नहीं है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। जैसे उसे माफ़ी मांगती है और कहने लगती है कि मुझे असल में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें भी शायद पसंद आ जाए। यहाँ पे जैंग को फिर से पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पे रैनन अलग अलग दिन अलग अलग बहुत ही टेस्टी डिलीशियस डिशेस बनाया करता था, वो भी सिर्फ और सिर्फ जैंग के लिए। फिर से हम प्रेजेंट का देखते हैं, जहाँ पे जैंग सोचने लगती है कि रैनन कभी भी ऐसी नहीं थी, वो हमेशा मेरी और मेरी डाइट की बराबर ख्याल रखती थी, आज सारी चीज़ें अपने हाथों से ही बनाया करती थी। दूसरी तरफ हम रैनन और ली को देखते हैं, जहाँ पे ली नोटिस करती है कि रैनन किसी की बात पे एकदम सोच में डूबी हुई है, तो वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर तुम किसके बारे में सोच रहे हो, शायद तुम्हें यहाँ पे अकेले रहने की आदत नहीं है। जहाँ पे रैनन भी कहने लगती है हाँ अभी तो आदत नहीं है, पर जल्दी आदत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसी और जैंग उस रेस्टोरेंट से जा रही होती है, जहाँ पे हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो अपने मॉम के साथ थी, और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब दिख रही थी। और वो आंटी मतलब इस बच्चे की मम्मी जैंग को देख के बार बार मांगने लग जाती है कि प्लीज़ हमें कुछ खाना दे दीजिए, मेरी बेटी ने बहुत समय से कुछ खाना नहीं खाया। ये बातें सुन के जैंग अपना पर्स निकालने लगता है। पर्स निकालता हुआ देख के जैसे तुरंत ही उसे रोक लेता है और वो कहने लगती है कि तुम ऐसे किसी को पैसे कैसे दे सकते हो, ये सारे बेगर बहुत ही ज़्यादा झूठे होते हैं। जहाँ पे जैंग कहता है कि ये कैसे झूठ बोल सकते हैं, जबकि इन्होंने मुझसे पैसा नहीं बल्कि खाना मांगा है। ये सारे बातें सुनकर उसे फिर से पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पे जैंग रैनन के साथ बैठ के रेस्टोरेंट पे खाना खा रहा होता है और तुरंत ही वहाँ पे एक बेगर आ जाता है जो कि बचे हुए खाने मांगने के लिए आया था, और वो देखकर वहाँ का मैनेजर उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगता है। वहाँ पे तुरंत ही कि मैम ऐसे लोगों पे आप ध्यान मत दीजिए, पर रैनन फिर भी कहने लगती है कि मैंने कहा ना आप उन्हें खाना दे दीजिए।
इसके बाद जैंग रैनन से पूछने लग जाती है, तुम्हें कैसे पता कि वो झूठ नहीं कह रहा है? तो रैनन जैंग को समझाता है कि उसने आके पैसा नहीं मांगा बल्कि बचे हुए खाना मांगा है। तो मतलब उसे कितना ज़्यादा भूख लगी है कि वो किसी का झूठा खाना खाने के लिए भी तैयार है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे नीडी लोगों को बहुत ज़्यादा मदद भी करना चाहिए। ये सारी बातें सुन के जैंग बहुत ही प्राउड फील करता है और कहने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसे गर्लफ्रेंड मिला। यहाँ पे फिर से हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं जहाँ पे जैंग उस माँ बेटी को बहुत सारे पैसे दिए थे और कह देता है कि जाके कुछ अच्छा खाना खा लेना और साथ में गंदे कपड़े छोड़कर अच्छे कपड़े भी पहन लेना। इसके बाद जैसे उन पे चिल्लाने लगते हैं कि कब पैसे मिल गए ना, अब दफ़ा हो जाओ तुरंत यहाँ से। इसके बाद वो जैंग को चिल्लाने लग जाता है कि देखा तुम कितना ज़्यादा भोले हो और इसी तरह से ही शायद रैनन ने तुम्हें फंसाया होगा। ये बात सुन के कहीं ना कहीं जैंग को अच्छा नहीं लगा और आगे कुछ भी कहने से वो जैसे को मना कर देता है और साथ में कहता है आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं घर जा रहा हूँ। जहाँ पे वो उसे रोकती है और साथ में कहती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, तो मेरे साथ घर में चलो, मैंने केक मंगवाया है और इसे हम साथ में कट करके सेलिब्रेशन भी करेंगे। इसके बाद साफ साफ मना कर देता है जैंग उसे, ये कहते हुए कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद वो ऐसे चले जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली और हमारे रैनन को देखते हैं, जो मिस्टर ली रैनन को पिक करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे तो जैंग फिर से घर वापस आ चुका था और आने के बाद वो फिर से एक बार रैनन को कॉल लगाने लगता है, पर कॉल करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो नॉट अवेलेबल बोलने लगता है। इसके बाद वो उसे वॉइस नोट करना शुरू कर देता है कि मजाक करना बंद करो, एक लिमिट होती है मजाक की, तुम यहाँ पे अभी कभी घर में वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। और इसके बाद उसकी नज़र आता है उस स्टार वाले जार के ऊपर, जहाँ पे उसकी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जिस दिन पहली बार रैनन ने ये जार लाया था, जहाँ पे उसे पता नहीं था इस जार के बारे में, तो वो रैनन से पूछने लगता है और रैनन बताने लगता है कि ये स्पेशली ये जार मैंने हमारे लिए लिया है। और साथ ही साथ रैनन ये भी उसे बताने लगती है कि तुम जब जब गलती करोगे मैं यहाँ पे एक एक स्टार डालती रहूँगी, जिस दिन वो स्टार से ही ये जार फुल हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी और उस सारे स्टार में तुम्हारी गलतियाँ लिखी होंगी और मैं इतनी दूर चली जाऊँगी कि तुम मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे। जहाँ पे उसे अच्छे से अडोर करके जैंग कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी भी इस हद तक नाराज़ कभी नहीं करूँगा। इसके बाद हम लोग फिर से रियल टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे स्टार की जार को वो अपने हाथों से उठाता है, पर वो इतना भरा हुआ होता है कि कुछ स्टार नीचे गिर जाता है। नीचे भरे हुए स्टार में से एक वो खोल के देखने लगता है, जहाँ पे जैंग की एक गलती लिखी हुई होती है। इसके साथ साथ हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बस रैनन को उसके साथ बाहर जाना था, लेकिन जैंग उसे मना करने लग जाता है। पर बार बार रैनन उसे रिक्वेस्ट करने लगती है तो जैंग उस पर चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे ये गलतियाँ याद करके उसे रियलाइज़ होने लगता है कि उस वक्त तक मैं उससे डिटच होने लगा था इमोशनली। इसके बाद वो एक और स्टार को ओपन करता है और इसके साथ साथ उसमें लिखा हुआ गलती वाला हमें पास दिखाया जाता है, जहाँ पे रैनन हॉस्पिटलाइज थी और उसके पास नर्स आके कहने लगता है कि हमें आपको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, पर इसके लिए आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे रहना ज़रूरी है, तो फिर प्लीज़ आप किसी को बुला लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रोसीजर है। जहाँ पे जैंग उसे मना कर देता है और साथ ही साथ कहने लगता है कि तुम ऐसे भी कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें तुम जल्दी ठीक हो जाएगी और ऐसे भी मैं पार्टी कर रही हूँ दोस्तों के साथ, जो हमारे कंपनी की कोलैबोरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सो प्लीज़ अभी डिस्टर्ब मत करो, तुम खुद का ध्यान रख लेना। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ नर्स को भी थोड़ा बहुत समझ में आती है, तो वो कहने लगती है कि मैम कोई बात नहीं, आप खुद भी यहाँ पे कंसर्न फॉर्म में साइन कर सकते हैं, पर यहाँ पे हुई जिम्मेदारी पूरी की पूरी आपकी ही होगी। और यहाँ पे रैनन उसे हाँ भी कर देती है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और जैंग यहाँ पे एक और स्टार को ओपन करती है और हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे घर का वाटर पाइप ब्रेक हो चुका था और टेंशन के मारे रैनन ने सीधा जैंग को कॉल लगाया हुआ था, नहीं तो इस ब्रोकन वाटर पाइप के थ्रू पूरे घर में पानी भर जाता। पर यहाँ पे जैंग तो उसका कॉल पकड़ता ही नहीं, उल्टा इग्नोर करके पार्टी करने लग जाता है अपने दोस्तों के साथ। फिर से हम रियल टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे ये सारी बातें रियलाइज़ करके जैंग बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है
और उसके रोने के कारण उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। उसकी ये हाल देख के तुरंत ही वो मेड उसके पास आ जाती है और साथ ही साथ वो उसके हाल देख के बहुत उदास भी हो जाती है। और यहाँ पे रोते हुए जैंग कह रहा होता है कि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ की मैंने खो दी। वो मेड कहने लगती है आपको ये सारी बातें रियलाइज़ हो गया है, यही सबसे बड़ी बात है। और वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, अगर आप उसको कॉल करेंगे और माफ़ी मांगेंगे तो शायद वो वापस भी आ जाएगी इस घर में। और इसके साथ साथ वो उसे अपना फ़ोन देती है कॉल करने के लिए। इसके बाद जैंग उस मेट के फ़ोन से कॉल लगाने लगती है रैनिन को। और जहाँ पे हम देखते हैं कि रैनिन तो मिस्टर ली के साथ चल रही थी। वो तुरंत ही मेट का कॉल देख के उठाने लगती है, जहाँ पे जैंग बात करना शुरू करती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। और वो उसे कहने भी लगता है कि मुझे चल जाओ, हॉस्पिटल पे कॉल करो, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो। इसके साथ साथ वो कॉल भी कट कर देती है। तो जैंग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और साथ ही साथ वैंग को मतलब उस मेट को उनका फ़ोन भी लौटा देता है। इसके करने के बाद ही आंटी उस पर चिल्लाने लगती है कि अभी कभी यहाँ पे वापस आ जाओ और मेरे बेटे का ख्याल रखो यहाँ पे। पर यहाँ पे रैनन कहती है कि ऑलरेडी हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर आप मुझे कॉल मत करिए। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते हुए आंटी को फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे होती है कि वो मेरे कॉल को कट कर दे। दूसरी तरफ हम रैनन को देखते जो ये सारी चीज़ों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई थी, जिसे देख के ली पूछने लगता है कि असल में तुम्हें हुआ क्या है। इसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें रैनन मिस्टर ली को बता देती है। तो मिस्टर ली कहती है तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे हो, पर अगर तुम चाहो तुम यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड बन सकते हो। रैनन तो ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। तो यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं कि अरे अरे टेंशन मत लो, तुम बस मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो, बाकी सारी चीज़ मैं संभाल लूँगा। यहाँ पे रैनन मिस्टर ली से रीजन पूछने लग जाती है, जहाँ पे मिस्टर ली कहती है कि एक काम पे दो काम हो जाएगा, इस पर तुम्हारा भी हेल्प हो जाएगा और साथ ही साथ मेरा भी, क्योंकि मेरी जो ग्रैंडपा है वो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है और हमेशा मुझे ब्लाइंड डेट्स में भेजते रहते हैं। पर मैं तो वहाँ पे जा ही नहीं सकता क्योंकि हमारे काम ही ऐसे है, पर मैं अपनी ग्रैंडमदर को निराश भी नहीं करना चाहता। तो रैनन इसकी बात पे एग्री कर देती है और कहती है ठीक है मैं रेडी होके आती हूँ। तो फिर मिस्टर ली कहने लगता है कि ठीक है तुम अगर रेडी होना चाहो तो हो सकते हो, पर तुम ऐसे भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, रेडी ना हो तो भी चलेगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली रैनन को लेके अपनी ग्रैंड माँ से मिलने हुए आते हैं, जहाँ पे ग्रैंड माँ तो रैनन के देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उन दोनों को अंदर लेके आ जाती है और बैठ के रैनन से बातें करने लग जाती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पोते के साथ हो। जहाँ पे मन ही मन रैनन सोचने लगती है कि ये ग्रैंड माँ मेरे साथ कितने अच्छे बिहेवियर कर रही है, मेरे साथ अभी भी ऐसे बिहेवियर किसी ने भी नहीं किया है। जहाँ पे वो थोड़ा सा उदास हो जाती है, पर ग्रैंड माँ को लगती है कि वो शायद कुछ ज़्यादा ही बोल रही है, जिस कारण से रैनन नर्वस हो गई है। रैनन उनको कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसके पास से सपोर्ट भी करने वाली हो, बाद में उसे मैं अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर दूँगी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं रैनन फाइनली मिलने आ चुका था जैंग से, और वो भी बस जैंग के सपने में। और रैनन को देखते ही वो अपने सपनों से जाग जाता है डर के मारे, पर जागने के बाद भी आसपास उसे कोई भी नज़र नहीं आता सिवाय उस मेट का, जहाँ पे उस मेट से वो पूछने लग जाता है कि आखिर कहना चाहूँगी कि मैम आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और आपका बहुत ख्याल भी रखती थी। इसके साथ साथ वो जैंग को एक डायरी पकड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। और ये वही और उस धक्के की वजह से रैनन के हाथ में फिर से चोट लगी थी और बहुत ही खून निकल रहा था, पर जैंग इसको नोटिस तक नहीं करता। फिर से हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ों को पढ़कर जैंग को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था और वो ठान लेता है कि वो रैनन को ढूंढ कर ही रहेगा। दूसरी तरफ हम रैनन को देखते जो मिस्टर ली और वो बाकी टीम के साथ डिनर पे आया हुआ होता है, जहाँ पे ली चीयर्स करते हुए सबको कहता है कि आगे सारी क्रेडिट सब जाता है रैनन को, जहाँ पे रैनन सबको मना कर देती है और कहने लगती है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, बस मिस्टर ली को आदत है मेरी तारीफ़ करने का। असल में इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा मेहनत तो उन्होंने किया है। इसके बाद वो लोग डिनर करने के बाद चल ही रहे होते वक्त के लिए, वो लोग वॉक कर ही रहे थे, मतलब रैनन और मिस्टर ली की उसी टाइम
मिस्टर ली को याद आता है कि अंदर कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया है और वो उसे लेने चले जाते हैं और रैनन को वेट करने के लिए कहते हैं। और इतनी में ही हम देखते हैं कि हमारा जैंग आ चुका था, वो भी फुल अब गुस्से में। वो आने के बाद रैनन को चिल्लाने लग जाते हैं कि यहाँ पे कुछ दिन हुआ नहीं है कि तुम यहाँ पे आए हो और यहाँ पे दूसरों के साथ तुम घूमना चालू कर दी। जहाँ पे रैनन कहने लगती है कि मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी करने की अब कोई और ज़रूरत नहीं है तुम्हें, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। जहाँ पे जैंग कहता है कि नहीं, ब्रेकअप अभी तक पूरी तरीके से नहीं हुआ है, तुमने अपने तरफ से ब्रेकअप किया है, मैंने अभी तक इसे नहीं माना है। तो अभी के अभी तुरंत प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, घर में जाके हम लोग इस बारे में बात करेंगे। रैनन उसे साफ साफ मना कर देती है, जिस कारण जैंग पूछने लग जाता है कि असल में मैंने किया क्या है। तो रैनन फिर से कहती है कि तुमने क्या किया है तुम्हें पता तक नहीं है, घर जाओ और वहाँ पे एक स्टार का जार रखा हुआ है तो उसे पढ़ो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने किया क्या क्या है। जैंग कहता है हाँ मैंने ये सब कुछ देख लिया है, पर प्लीज़ मेरे साथ तुम एक बार घर चल के बात करो, तुम्हें समझ आ जाएगा वो सारी चीज़ें जो मैंने किया वो बस एक मिस्टेक थी, मैं तुम्हें लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हूँ रैनन। पर यहाँ पे रैनन साफ साफ उसे मना कर देती है, तो वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जाने की कोशिश करता है, जिस कारण से रैनन उसे धक्का दे देती है। और इसी टाइम यहाँ पे जेसी आ जाती है, जो आने के बाद रैनन को ही चिल्लाने लग जाती है। वो कहने लगती है कि बेचारा यहाँ पे तुम्हारे पास आया और तुम उसे ढकेल रहे हो। यहाँ पे रैनन मुस्कुराते हुए जैंग से कहने लगती है कि देखा, और कोई एक्सप्लेनेशन तुम देना चाहोगे या मैं दूँ? तुम्हें तुम्हारे लवर के पास भी छोड़ चुकी हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड है अभी, तो अच्छा यही होगा तुम मुझसे दूरी बनाए रहो। ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अब जैंग जैसे पे चिल्लाना शुरू कर देता है। तो जैसे कहती है कि मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, उस दिन क्लब में तुमने नहीं कहा था कि तुम रैनन से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हो, तो तुम अपनी गलतियों के लिए मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। थोड़ी बहुत एहसास जैंग को होने लगी थी, पर अभी तक उसे अकल पूरी तरीके से आया नहीं था। दूसरी तरफ हम दोनों बच्चों को देखते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो दोनों ही अनाथ होते हैं और एक दूसरे से वो लोग वादा करते हैं कि हम जब बड़े हो जाएंगे तब दोबारा ज़रूर मिलेंगे। रैनन को जब रियलाइज़ हुआ कि वो बच्चा असल में मिस्टर ली है, तो वो खुशी के मारे उसे हक करने लग जाती है। और इतने में ही वहाँ पे बौखलाता हुआ जैंग आ जाता है और उन दोनों को अलग करने लगता है। मिस्टर ली बार बार वार्न करने लग जाता है जैंग को कि मैं रैनन का बॉयफ्रेंड हूँ, अच्छा यही होगा कि उससे दूर रहो आप। जैंग भी गुस्से में कहने लगता है कि तुम होते कौन हो ये बोलने वाला, तुम शायद एक साइड एक्टर हो जिसे अपॉइंट किया है रैनन ने मुझे जलाने के लिए। जो सुन के रैनन कहती है कि तुम गलतफहमी बहुत ही जल्दी पाल लेते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सच में मेरा बॉयफ्रेंड है। जैंग यहाँ पे गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि ली रैनन यहाँ पे अब सचमुच के मिस्टर ली उनके फीलिंग्स को रैनन को कन्फेस कर देते हैं। तो रैनन ये सारी बातें सुन के थोड़ा सा एम्प्रेस हो गई थी और साथ में थोड़ा सा हैरान भी, वो थोड़ा सा शाय भी फील कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो जवाब क्या दे, तो उसे एक्सक्यूज़ देने लगती कि मुझे कुछ काम है, मुझे जल्दी अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। और ये क्या है कि जब वो जाने लगती है कि सामने एक खम्भे से उसकी टकराहट हो जाती है, पर फिर भी वहाँ पे खुद को ह्यूमिलिएट करते हुए वहाँ से भाग जाती है। सीन चेंज हो जाता है अगले दिन में, जहाँ पे रैनन ऑफिस में आया होता है, जहाँ पे ऑफिस में आने के साथ साथ ही वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसे उसके फेवरेट कॉफ़ी के साथ एक बड़ा सा फ्लावर बुके देता है, वो भी रेड रोज़ का। और वो कहती है कि आपके स्पेशल पर्सन ने आपके लिए ये बुके भेजा है। रैनन को लगा था कि शायद ये सारी चीज़ें ली ने करवाया है, पर असल में ये सारी चीज़ तो जैंग कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि रैनन ऑफिस के बाहर आती है, जहाँ पे पहले से ही जैंग खड़ा होता है और उसे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है। और रैनन को एहसास होता है कि ये मिस्टर ली ने नहीं बल्कि जैंग ने भेजा है, जिस कारण से वो गुस्सा हो जाती है और उसे मना कर देती है साफ साफ, और कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सारी चीज़ें मेरे लिए करोगे तो फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कह के वो रोड की तरफ जाने वाली थी, पर जैसे ही जाने वाली थी जैंग ख्याल करता है दूर से कार बहुत ही तेज़ आ रही है जो रैनन को धक्का दे नहीं वाला था। तो फटाक से जैंग बीच में आ जाता है और रैनन के बदले में कार का टक्कर उससे हो जाता है। और रैनन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। इसके बाद उसे पता थी कि
जैंग का ये एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ, उससे बचाने के लिए। इसके बाद जैंग अपनी मॉम को यहाँ से जाने के लिए कह देता है और उससे मनी मन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि रैनन उसे मिलने आई है रोते रोते। और यहाँ पे रैनन अकेला नहीं होती, इसके साथ साथ ली भी होती है। तो रैनन कहने लगता है कि देखो, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे लिए अभी भी मेरे मन में फीलिंग्स है जिस कारण से मैं तुमसे मिलने आई हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे आई हूँ, इंसानियत के नाते, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि असल में कौन मेरा जान लेना चाहता है। इसके बाद वो एक पेन ड्राइव जैंग के हाथ में पकड़ाता है और वहाँ से चली जाती है। और जाते जाते ये कहती है कि देखो, अगर ज़िंदगी में एक पल के लिए भी तुमने मुझसे प्यार किया तो फिर कभी भी मेरे ज़िंदगी में वापस मत आना तुम। मुझे प्लीज़ मेरे न्यू लाइफ को एंजॉय करने दो, मैं फिर से उस दलदल में नहीं फंसना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं तुरंत ही वहाँ पे जेसी आ जाती है और आने के साथ साथ ही रैनन के बारे में बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है, चिल्लाने लग जाती है। जैंग तुरंत ही उसका मुंह बंद करवा देता है और अपना लैपटॉप लेके वो पेन ड्राइव चेक करने लग जाता है। और इसके अंदर एक वीडियो क्लिप होता है जहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि जेसी उस कार के ड्राइवर को पैसा दे रही थी, वो भी रैनन को मारने के लिए। ये चीज़ देखिए जैंग बहुत ही ज़्यादा हैरान और गुस्सा हो जाता है और साथ में वो जेसी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। वो कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना तक नीचे गिर सकती हो, कि तुम किसी की जान लेने के लिए भी 2 बार नहीं सोचोगी। जहाँ पे जेसी कहने लगती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी दूर करना चाहती थी। फिर से जैंग चिल्लाने लग जाता है कि मैं ये क्लिप ज़रूर पुलिस को दे दूँगी। और इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम कुछ दिनों का बाद का सीन देखते हैं, जो होता है हमारे रैनन और ली की वेडिंग डे, जहाँ पे आसपास सारे लोग उनको बहुत ही ज़्यादा चेयर कर रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को वेडिंग रिंग भी पहनाते हैं। पर यहाँ पे ये ड्रामा ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूर में खड़े होके जैंग उनको चेयर करता है और साथ में वो बहुत खुश था कि यहाँ पे रैनन सब कुछ भूल कर सबसे दूर जाकर अपनी न्यू लाइफ शुरू कर रहा है। और उसे खुश देख के वो भी बहुत ज़्यादा खुश था। और यही सीन के साथ साथ ये ड्रामा ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बस एक छोटी सी बात थी। मेरी हिंदी अभी भी उतनी परफेक्ट नहीं है, पर मैं दिल से कोशिश कर रही हूँ कि आशा करती हूँ आप लोग थोड़ा सा समझेंगे और प्यार भी देंगे। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। थैंक यू सो मच।